सियासत के गलियारों में आज वही सवाल गूंज रहा है, महिला आरक्षण का दुश्मन कौन। पटना के गांधी मैदान से लेकर करगिल चौक तक आज महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तख्तियां और जुबा पर विपक्ष के खिलाफ आक्रोश, नारेबाजी। एनडीए की हजारों महिलाओं ने एक सुर में हुंकार भरी कि संसद में महिला आरक्षण बिल का गिरना महज एक हार नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के हक पर डकैती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दो टूक कहा, अगर विपक्ष के साथ दिया होता तो बिहार विधानसभा में आज 29 नहीं बल्कि 122 महिला विधायक होती। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे ममता बनर्जी और कांग्रेस को महिला विरोधी करार दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे बीजेपी की नौटंकी और घड़ियाली आंसू बता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस पूछ रहे हैं, अगर नियत साफ थी तो बिल गिरा कैसे? यह बिल 2023 में पास हुआ तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, महिला आरक्षण का दुश्मन कौन? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तपती गर्मी में सड़क पर हजारों महिलाओं का हुजूम। महिलाओं के चेहरे पर गम और गुस्सा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिलाएं आक्रोश में हैं। हर तरफ शोर और नारेबाजी है। मंच पर महिलाओं के बीच सम्राट चौधरी मौजूद है। नारी शक्ति के बीच सम्राट चौधरी की हुंकार हर तरफ गूंज रही है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष पर हमले के बीच सम्राट चौधरी ने महिलाओं से ऐसा वादा किया जिसके बाद मंच पर तालियां गूंज उठी। सम्राट चौधरी ने सभी महिलाओं का दिल जीत लिया। सम्राट ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा पर जो भी खतरा पैदा करेगा उसे पाताल से भी ढूंढकर खोज निकालेंगे। पहले नीतीश कुमार अभिभावक थे, अब आपका भाई सम्राट चौधरी आपके लिए खड़ा है। पहले तो बिहार में अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी आपके बीच में काम कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा तो उसको पाताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं को बड़ा संदेश दे दिया। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। अब बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने भी संदेश दे दिया है। उनकी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के साथ महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी बिहार की महिलाओं के बीच भरोसे का एक नया चेहरा बनकर उभरे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज की बहस सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बल्कि सच और दावे के बीच की बहस है। आज आवाज ऊंची होने से काम नहीं चलेगा, आज तर्क की मजबूती चाहिए। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है कि महिला आरक्षण का दुश्मन आखिरकार कौन है? क्या विपक्ष ने महिलाओं का हक छीना है? क्या बीजेपी महिला आरक्षण को चुनावी मुद्दा बना रही है? हक के लिए सड़क पर महिला किसका किला ढहेगा? और जीत नारी शक्ति की होगी या फिर सियासी नूरा कुश्ती की? तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से डॉक्टर उषा विद्यार्थी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। जेडीयू से डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से पंकज यादव जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी आपसे। आज महिलाओं का आक्रोश देखा आपने, सड़क पर उतरी हुई महिला, पटना के कारगिल चौक पर आपने वो तस्वीरें देखी। ये महिलाएं पूछ रही हैं कि उनका दुश्मन आखिरकार कौन है? देखिए, मैं तो इस बात का हामी हूं कि महिलाएं 33% क्यों और महिलाएं आधी क्यों? महिलाएं संपूर्ण आबादी हैं और 50% के आसपास वो हैं
तो उनको तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जातिवार जनगणना कराकर मिलना चाहिए और आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए। हम लोग महिला आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं और माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर मुलायम सिंह जी से लेकर शरद यादव जी तक ने इसको दार्शनिक तरीके से देश और दुनिया के मंच पर बार बार रखा। और तेजस्वी जी आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास संख्या बल होगा हम एक और संशोधन करके, और जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पारित हो चुका था उसको आखिरकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से और नोटिफाई करने में इतना वक्त इन लोगों ने क्यों लगाया? तो महिलाओं के सबसे 2023 का ज्यादा आरक्षण आपको मंजूर है, 2026 के आरक्षण में आपको क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं कि 50% महिलाएं संसद में होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 घंटा रुक जाइए, मैं संशोधन करके 50% कर देता हूं इसको, विधेयक को। इन लोगों की मंशा कभी रही ही नहीं कि ये लागू हो और वंचित, शोषित, तिरस्कृत, उपहासित समाज की महिलाओं को उनका हक मिले। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सुषमा स्वराज भी संसद पहुंचे, स्मृति ईरानी भी संसद पहुंचे, सोनिया गांधी भी संसद पहुंचे, लेकिन हमारी तो यह ख्वाहिश रही है कि पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी की आवाज भी गूंजे, पितृसत्ता को चुनौती देने वाली फूलन देवी भी वहां पर हुंकारें और सकीना अंसारी भी वहां पर लब खोलें। तो क्या ये महिला नहीं है? और जिस जुलूस की बात आप कर रहे हैं इससे 10 गुना जुलूस हम लोगों ने अगर नहीं निकाल दिया तो फिर हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं आपसे कि कलावती देवी हो, चाहे जो डॉक्टर लोहिया ने इस देश में एक विमर्श खड़ा किया, सुक्खो रानी बनाम महारानी जो विजया राजे थी, और सुक्खो रानी भले वह चुनाव हार गई लेकिन उनके पोते की पत्नी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही। प्रोफेसर आनंद कुमार ने एक बार हमसे बताया कि डॉक्टर लोहिया ने जो चेतना जगाया और पूरी पार्टी छिन्न भिन्न हो गई लेकिन वो सपना जिंदा रहा। लालू प्रसाद जी ने दरअसल आप पर एक आरोप और लगता है, आप पर आरोप लगता है कि आप 1998 से महिला आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं। 13 जुलाई 1998 को सुरेंद्र यादव जो आपके सांसद थे जहानाबाद से, उन्होंने इसका विरोध किया। 8 मार्च 2010 में जब कांग्रेस इस विधेयक को लेकर आई थी, इस आरक्षण विधेयक को लेकर आई थी, उस समय राजनीति प्रसाद राज्यसभा में उन्होंने 8 मार्च 2010 को विरोध किया। आप तो दशकों से इसका विरोध कर रहे हैं, अचानक से आपको महिलाओं के और वो भी 50% आरक्षण की याद आने लगी। आपने समर्थन 2026 में भी नहीं किया। सुना जाए ना, मैं ये कह रहा हूं और बड़ी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। आपने शुरू में कहा कि आज आवाज का तेज होना नहीं काम आएगा, तर्क, और यह देश तर्क से ही चलता है। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री थे आई.के. गुजराल, उसी पार्टी के अध्यक्ष थे लालू प्रसाद जी और उसी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे शरद जी। जब गुजराल साहब ने इसको कंसिडरेशन के लिए मूव करना चाहा तो अपने ही प्रधानमंत्री को रोककर शरद यादव जी ने कहा कि हम यहां पर अपनी महिलाओं के हाथ को कुचलने नहीं देंगे, और रोका। और लालू प्रसाद जी ने यूपीए 2 से समर्थन वापस लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मुलायम सिंह जी ने, बसपा ने, टीएमसी ने, कि भाई इस मौजूदा स्वरूप में हम नहीं चाहते, और सब पार्टियों ने 2023 में इसको समर्थन देके पारित करवा दिया। तो जब ऑलरेडी एक बिल पारित है और दूसरा हमारी पार्टी का, तो यह स्टैंड, आप देखिए ना कि 2024 में आरजेडी ने 29% महिलाओं को टिकट दिया और लोकसभा में 25% सांसद हमारी महिला है। 25 के चुनाव में आरजेडी ने 17% महिलाओं को टिकट दिया। विधानसभा चुनाव में 21.4% नुमाइंदगी महिलाओं की विधान परिषद में आरजेडी की, और आज तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अब तक बिहार में हुई है तो आरजेडी ने दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर सभी सामाजिक समूह की महिलाएं अगर सदन में पहुंच जाए तो इससे क्या परेशानी है? और राहुल गांधी जी ने भी 2023 में अफसोस जाहिर किया कि यूपीए के समय ही अगर हमने इसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी, माइनॉरिटी की महिलाओं को भी शामिल कर दिया होता तो ज्यादा बेहतर था। उसको लेकर हमको रिग्रेट है और जब भी हम सरकार में आएंगे इसको करेंगे। लालू जी बार बार कहते हैं कि दिल्ली तो ताकत की पूजा करती है। जिस दिन इंडिया ब्लॉक के लोग ताकतवर होकर सरकार में आएंगे, 1 मिनट का काम है 2 वाक्य का संशोधन देना। और संतोष जी, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण है, पूरे देश में है। राजीव गांधी जी लेकर आए थे, नीतीश कुमार जी ने भी, यहाँ जो राबड़ी देवी जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में दिया, उसी को 50% बढ़ा के नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार जी का भी यह इंटरवेंशन है 1997 में, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था, तो तब जाकर शरद जी ने 3.5 मिनट भाषण किया। और लालू प्रसाद जी ने तो जंग और जिहाद ही छेड़ा इसके लिए।
कि हम कहां कह रहे हैं, हम तो क्योंकि चाहते हैं सब महिलाएं कांग्रेस उसमें के आए। प्रवक्ता और भी ये है लोग, नहीं संतोष जी, हाँ। आखिरी बात संतोष जी, ये लोग चाहते हैं कि चंद सामाजिक समूह की ही महिलाएं पहुंचे। हम कह रहे हैं कि चेतना पासवान हो, संवेदना यादव हो, चाहे वो करुणा पाल हो, चाहे वो कोई सद्भावना गंगवार हो, इनका चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं आप इनको देखना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर? मधुरेंदु पांडे जी की तरफ जा रहा कर रहे हूं, हैं। क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं है हमारे साथ। मधुरेंदु पांडे जी, एक तरफ ओबीसी का जिक्र कर रही है आरजेडी, ठीक है, ओबीसी का जिक्र वो पहले से करती चली आई है। कांग्रेस भी ओबीसी का जिक्र कर रही है, जबकि इसी सदन में 2008-2010 में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कह चुके हैं कि ओबीसी के आधार पर आपको की जो जनगणना है वो नहीं कराई जाएगी, जनगणना जातीय जनगणना नहीं होगी। अब जातीय जनगणना पर भी आ गई है कांग्रेस, और अब आरक्षण में भी आरक्षण का मांग करने लगी है। अब कोटा आरक्षण की मांग की जा रही है। यह सियासत नहीं तो और क्या है? संतोष जी, अभी जो संसद में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 जो पेश हुआ था, और उसमें विपक्ष, अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को इस डिबेट में बुलाया। मधुरेंदु जी, एक मिनट, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को इस डिबेट में बुलाया। हमारे पास पंकज यादव के तौर पर उनका नाम आया, और अब मुझे खबर मिल रही है कि वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये डिबेट से भागना क्यों। महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, अपना पॉइंट रखते उनका वाला वक्त हमको दे दीजिएगा। इंडिया ब्लॉक में हम उनकी तरफ से भी बोल देंगे, उसको सारा समय हमको दे दीजिएगा संतोष जी, यही न्याय होगा। आप कब तक बैटिंग करते रहेंगे उनके लिए? बिहार में उनको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा अपने तर्कों के साथ। मधुरेंदु जी प्लीज। तेजस्वी जी चाहते हैं सब लोग साथ मिलकर चले, लड़े और इनको सरकार से बात करें। जी अब बोल रहे थे कि अभी जो संसद में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में पेश हुआ पास होने के लिए, जिसमें विपक्ष में कांग्रेस नीति, टीएमसी, सपा और राजद वगैरह इन लोगों ने जो समर्थन नहीं किया, जिसके कारण यह बिल पास नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने तो महिला की जो अधिकार होती है आधी आबादी की, उस अधिकार को छीनने का काम किया है। और ये आज ही नहीं, 54-55 बरस कांग्रेस संतोष जी केंद्र की सत्ता में रही, उसे तो कब का 33% की बात उठ रही थी महिलाओं को आरक्षण देने की, ये कब का हो जाना चाहिए था। ये तो 40 वर्षों से लंबित है और 77 से फ्रीज है। कांग्रेस ने तो हमेशा महिलाओं को अधिकारों का हनन किया है। और रही बात ओबीसी की जो इन्होंने बात कर रहे थे, क्या कांग्रेस ने कोई भी ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है? बाबा काका साहब का लेकर समिति का भी इन्होंने, कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस से महिलाओं के लिए और देश हित में किसी काम के लिए अपेक्षा करना ही ये भी तो सच है कि राहुल गांधी ने ये कहा, क्योंकि विपक्ष स्वीकार किया कि उनकी पार्टी ने कभी ओबीसी को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उनको देनी चाहिए, और इसका नतीजा ये हुआ है कि वो सत्ता से बाहर है और लंबे समय से बाहर है। ये स्वीकार भी तो किया राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी स्वीकार किए, तो ये तो अच्छा मौका था संतोष जी कि संसद में जो बिल पास हुआ उसमें समर्थन करके या बिल पास करा देते और यह महिलाओं के हक में रहता, उनकी उचित भागीदारी मिलती, देश हित में रहता। लेकिन उन्होंने तो इस मौके को चूक गए, और मौका का चुकने का परिणाम कांग्रेस के होगा कि आने वाले तमाम चुनाव में, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सब में वह चारों खाने चित होंगे। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से, शुरू से महिलाओं का जो अधिकार देना चाहिए वो देने का काम नहीं किया। और उनको तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुसरण करना चाहिए कि बिहार के पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में वर्ष 2006 में पंचायत राज अधिनियम में उन्होंने 50% आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, और निकाय में वर्ष 2007 में। इसके बावजूद भी उनके अनुसरण का है, जो एनडीए की गवर्नमेंट रही है बिहार में, उनका भी अनुसरण अगर कर लिए होते तो आज प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी को किरकिरी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने तो महिलाओं को हक छीनकर बहुत घोर अन्याय किए हैं, जिसका देश की आबादी जो राजनीतिक घटनाओं पर पैनी नजर रखती है देश की महिला, इसका प्रतिफल भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार रहे। और साथ में कांग्रेस को साथ देने वाले जो अन्य दल हैं,
चाहे वो टीएमसी हो, राजद हो, सपा हो, डीएमके हो, सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक, रमाकांत जी, मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर इस समय चल रही है। महिलाएं अपने आप को जकड़ा हुआ दिखा रही हैं, जंजीरों में बंधी हुई हैं। हालांकि ये एनडीए कार्यकर्ता हैं और विरोध प्रदर्शन आज पटना में जमकर हुआ है। ये तस्वीरें राजनीतिक तस्वीरें हैं या महिलाओं को ये जागरूक करने की कोशिश है कि विपक्ष ने उनके हक पर डाका डाला है, या एनडीए वो राजनीति कर रहा है, प्योर राजनीति? देखिए संतोष जी, यह मूव ही पॉलिटिकल है। अगर ये पॉलिटिकल मूव नहीं होता तो विशेष सत्र बुला करके यह जो नारी बंधन शक्ति का जो है वो लाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनको मालूम था कि 2/3 बहुमत नहीं है। वो जानते थे कि इसे गिरना ही है सरकार में, लेकिन वो यह बताना चाहते थे कि दरअसल ये भी तो हो सकता है कि उनको ये उम्मीद रही हो कि महिला के नाम पर शायद महिला जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आ जाएं, सत्ता और विपक्ष का जो भेद है वो खत्म हो जाए, महिला के नाम पर सभी एक राय हो जाएं जैसे 2023 में हुए। संतोष जी, ये हमसे और आपसे ज्यादा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जान रहे थे इस मूव को, लेकिन उनके सामने तत्काल 2 चुनाव थे, बंगाल और असम के, और वो आधी आबादी को इसलिए सामने लाना चाहते थे ताकि वो इस मूवमेंट को समझे और उसका कोई प्रभाव पड़े। आपने देखा होगा कि पहली बार ये हमको लग रहा है, या मैं हो सकता भूल रहा हूं कि यह इतिहास ही है कि सत्ता पार्टी लगातार हमला कर रही है और विपक्ष बैकफुट पर है, जबकि होता यह है कि विपक्ष नीतियों का विरोध करती है। यहाँ उस दिन पास नहीं हुआ, आज आक्रोश रैली से पूरे राज्य में कह सकते हैं कि अपना शक्ति प्रदर्शन के रूप में करना शुरू किया, और उसके बैकफुट पर जो विपक्ष है, अब जो जानकारी मिली है कि 29 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉलिटिकल मूव था नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो बिल्कुल कह सकते हैं सही दिशा में गया और सचमुच उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन संतोष जी, मेरा एक कहना यह है, ठीक है कानून तो कानून अपनी जगह पर है, लेकिन स्वविवेक भी तो है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हर पार्टी में जो पुरुष मानसिकता के लोग हैं वो ज्यादा हैं। आप पिछला चुनाव ही देख लीजिए, 2025 में 2853 उम्मीदवार पुरुष के थे और मात्र 258 उम्मीदवार जो थी वो महिला की थी। आप अगर वर्तमान सदन में ही देख लें तो बिहार से जो 5 महिला जो सांसद हैं, आप उनका पूरा रूपरेखा देख लीजिए, क्या ये आधी आबादी है या उसमें परिवारवाद का रंग है? तो आधी आबादी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो पॉलिटिकल से ज्यादा पुरुष मानसिकता के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, ये पुरुष मानसिकता के खिलाफ दिखने की कोशिश है, वरना ये पुरुष मानसिकता लोग तो हर दल में है। आप अगर थोड़ा बहुत देखें तो इसमें तो कुछ लिबरल, बंगाल में ममता बनर्जी रही है जो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दी है। मैंने आपको उदाहरण दिया, आप देख लीजिए लोकसभा 2024 में ही जो जीत के यहां से गई है, कौन है? मीसा भारती, कौन है लवली आनंद, कौन है ये सांभवी चौधरी, कौन है विजय लक्ष्मी कुशवाहा? आप देखेंगे तो वो सब आधी आबादी हैं, लेकिन उसमें परिवारवाद का रंग गुदा है। इस चीज से हर पार्टी को बचना होगा, वरना आधी आबादी सचमुच में भी लोकतंत्र का हिस्सा बन जाएगी। वो नहीं बनेगा जब तक वो परिवारवाद की भूख खत्म नहीं होगी। और जहां तक सवाल है वर्ग विभेद को लेकर के, तो यह एक मसला हो सकता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपने भाषण में बहुत गुडी अंदाज में कहा कि अभी पास हो जाने दीजिए, आपके जो विचार हैं उसको संशोधन में ले आऊंगा। ये सब क्या था? ये सब एक्टिवेट करने वाला पॉइंट था कि जितना वो इस बात पे विरोध करेंगे, महिलाएं हमारे पक्ष में होंगी और संभव है कि हम आसाम में, बंगाल में कुछ बेहतर कर जाएं। तो एक पॉलिटिकल मूव बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इसे मानता हूं। और उसके मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा जिसमें विपक्ष फंस गया और विपक्ष का इसमें ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जी, हाँ, विपक्ष का नुकसान भी, विपक्ष फंस इसलिए गया कि आक्रामक सत्ता पक्ष है, विपक्ष बैकफुट पर है। सबसे पहले आक्रोश रैली भाजपा ने निकाली, अब जो है ये इंडिया गठबंधन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं बात बहुत दूर तक चली गई है जो मुझे या मेरी पार्टी को आधी आबादी के हितों से दूर ले जाती है। ये चीजें विपक्ष के पास घर कर गई है और इसलिए शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। 29 राज्यों में एक साथ वो अपने रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं कि मैं आधी आबादी का सच्चा हकदार हूं, लेकिन वो 2 कदम पीछे हो गए हैं इस मुहिम में। जी जयंत जी,
क्या इस चक्रव्यूह में विपक्ष पूरी तरह से फंस गया है? देखिए संतोष जी, यह तो जो पहले से पारित विधेयक है और कानून की शक्ल ले लिया, और वो भी एक रात पहले, चूंकि इनको अंदेशा था कि हम उसमें 2/3 बहुमत नहीं ला पाएंगे, उस अमेंडमेंट के साथ पहले के कानून भी खतरे में न पड़ जाए, तो आनंद फानंद में उस पर एक नोटिफाई किया सरकार ने। हमारे नेता का बार बार ये कहना रहा है कि तुम ही अन्याय करोगे और तुम ही न्याय करोगे, ये कैसे मुमकिन है। और इसलिए संतोष जी, जिनको जीवन से लेकर मरण तक, शादी से लेकर ब्याह तक, मुंडन तक, हर मामले में हमने अपने सर पर बिठाया, उन लोगों हमारे सर पर लात घूंसे लगाए। और जब भी आरक्षण लागू हुआ इस देश में, किसी मुसलमान ने नहीं, किसी आदिवासी ने नहीं, किसी बौद्ध ने नहीं, किसी सिख ने नहीं विरोध किया, उन लोगों ने विरोध किया जिनकी हमने सबसे ज्यादा इज्जत की। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर तरह के जो इस देश में अन्याय है और असमानता है, उसमें जब तक हम महिलाओं को, बहनों की गुलामी को जब तक दूर नहीं करेंगे, ये निर्गुण भजन हो रहा है संतोष जी ना। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब हमारे डॉक्टर लोहिया की नजर और जो उपेंद्र वर्मा की नजर, एक बात समझाइएगा, काजी महिला पर पड़ी, इस समय जो परिसीमन है, इस समय जो परिसीमन है वो कौन से साल का चल रहा है? 1971 के परिसीमन के हिसाब से 543 सीटें बची हुई हैं। तो क्या 2011 के परिसीमन के हिसाब से ये 850 के आसपास हो जाती तो गलत था? मैं कह रहा हूं संतोष जी कि मुझे वह आप उद्धृत करने दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका जवाब देता हूं कि कितने खतरनाक डिजाइन के साथ अभी की सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय एकीकरण इनके एजेंडा में नहीं है, ये तोड़ने में विश्वास करते हैं। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक का जो संतुलन है, पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक का जो संतुलन है, जो इस देश के बनाने वालों ने किया, आप किसी को जनसंख्या नियंत्रण की सजा देंगे? कौन सा मेथड अब अप्लाई करना चाहते हैं? सीटों की बढ़ोतरी बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रही है, क्या उसी तरह से दक्षिण में होगी? आप तो बता देते हैं कि नहीं, इतनी सीट है, इतना हम बढ़ाएंगे। आप कुल मिला के असंतोष को और बढ़ावा देंगे, और इसीलिए हमारा विरोध, भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। ये आपका नारा है। एक में सर सवाल भी तो सुनिएगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आपका नारा है। फिर यहां पर जनसंख्या नियंत्रण जिसने किया होगा उसको सजा नहीं मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या भौगोलिक स्थिति पर चीजें तय होंगी या सामाजिक स्तर पर? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि कोई एक मानक नहीं होता है। हम कह रहे हैं दक्षिण के राज्यों ने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो क्या उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, और उत्तर भारत में अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो उस हिसाब से आप करेंगे। मेरा यह कहना है संतोष जी कि हम लोगों को विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके इस देश में सबको न्याय मिले और उस हिसाब से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इस चलते इस बिल को हमने गिराया और हमने अपना समर्थन, महिला आरक्षण के तो पुरजोर समर्थक है। जब एक आम में 200, एक पेड़ में 200 आम है, और हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें 33% सभी लोगों को दे दो, सारे टोले मोहल्ले वालों को, आप कह रहे नहीं, हम नया आम लगाएंगे और उसमें 1000 आम फलेगा और तब हम बांटेंगे। विचित्र बात हो रही है। आखिरी बात मुझे कहने दीजिए, आप उसी जो आप कह रहे थे कि 97 में आपने विरोध किया, विरोध हमने नहीं किया। आपने बोल जवाब दिया। संतोष जी प्लीज जयंती, आप समझदार आदमी हैं। मैंने पूछा कि 1971 का जो परिसीमन है वो आपको स्वीकार है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अगर परिसीमन हो जाएगा, जो लेटेस्ट होगा वो आपको स्वीकार नहीं है। उसके लिए आप कह रहे हैं ना, पहले जनगणना कराइए, उसके बाद ये आरक्षण लेकर आइए। दूसरी चीज मैंने ये पूछी कि अगर आप उत्तर की बात कर रहे हैं, अगर आप नॉर्थ की बात कर रहे हैं, दक्षिण की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको लग रहा है कि उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या ये जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये स्लोगन के साथ अब आप खड़े हुए नहीं हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको लेटर और स्पिरिट में हम लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल संदर्भ से बाहर बात हो रही है परिसीमन के।
मामले में, उस आलोक में हमारा स्पष्ट नजरिया है कि भारत में संघीय ढांचे को ढहा के इस देश में सभी लोगों को एकता के सूत्र में नहीं जोड़ा जा सकता, और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि असंतोष उभरे। और एक बात जो मैं आपसे कह रहा था, आपने कहा कि 97 में भी आप लोग विरोध में नहीं थे, बल्कि हमारे बहुत सारे वामपंथी साथी, कांग्रेस, भाजपा, इन सबके सुर एक हो गए थे। उसके बरक्स हमने, जो डॉक्टर लोहिया ने, उपेंद्र वर्मा ने भगवती देवी को राजनीति में लाया, और जब लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 96 में हुए तो गया से उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाए, वो पहुंची। उन्होंने कोटे के अंदर कोटा की पैरोकारी करते हुए जो कहा, उसको संक्षेप में मैं आपसे बताऊं कि मैं जाति से मुसहर हूं। मैं और हमारे लोग सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ते, उसके बाद जब पैसे मांगते तो सामंत जमींदार हमें और हमारे लोगों को मारते पीटते। क्या आप विश्वास करते हैं कि ऐसे लोग हमें न्याय देंगे? जब एयर कंडीशन घरों में रहने वाले शहरवासी मुझे जातिवादी कहते हैं, और जब तक आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं करते कि हम कैसे रहे हैं, आप हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। हम तो भूख और गरीबी में बड़े हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को भोजन को पचाने के लिए डाइजिन की जरूरत पड़ती है, उन्हें हमारी समस्याओं के बारे में क्या पता है? लेकिन आज वो लोग अचानक गरीबों के चैंपियन बन गए हैं। तो जो लोग महिला आरक्षण के पक्ष में ये कह रहे हैं और आज जुलूस निकाल रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या वो भगवती देवी जैसी महिलाओं के दर्द को उसमें शामिल करने के पक्ष में है? और अगर नहीं है तो ये ढोंग है और निर्गुण भजन है, और इसी भजन के हम लोग खिलाफ हैं। और सगुण रूप में जो लालू प्रसाद जी चाहते थे कि सारे वर्ग की महिलाओं को समाहित करो, और इनके नीतीश कुमार जी भी, इनकी पार्टी के नेता यही मांग कर रहे थे। मैं तो चाहूंगा कि मधुरेंद्र जी 1997 में नीतीश जी के ही भाषण को एक बार सुन ले कि कितनी महिला जो है महिला कमीशन, और मधुरेंद्र जी इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, लोगों ने दिया है टिकट, और आरएसएस की प्रमुख आज तक कोई महिला क्यों नहीं नॉर्थ क्यों नहीं आरएसएस की प्रमुख, और भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख कोई आज तक क्यों नहीं बनी है, न बिहार में न देश में? मधुरेंद्र जी, चूंकि नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, उसमें जनसंख्या की बात हो रही है, मधुरेंद्र जी से मेरा सवाल है, सवाल तो फिर यह भी उठेगा कि जो आबादी बड़ी है सबसे ज्यादा, वो किस धर्म के लोगों की बड़ी है? फिर क्या उसको लेकर कानून अलग से बनेगा? क्या उनकी भागीदारी पर अंकुश लगाया जाएगा? फिर तो कई सवाल उठने लगेंगे। संतोष जी राजद प्रवक्ता का अभी सुन रहे थे, वो तो कुछ मुद्दे से अलग हटकर भी बात कर रहे थे, तो हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर चले जाएंगे तो फिर बहस बेकार हो जाएगी। अभी जो फिलहाल जो परिसीमन की जो बात आपने छेड़ी है, वो 2011 के अनुसार वो परिसीमन बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं 6 लाख की आबादी वाले सांसद हैं और कहीं 29 लाख, 34 लाख, 45 लाख की आबादी वाले सांसद हैं, तो दोनों गाजियाबाद में 30 लाख है, अंतर तो होगा ना। गाजियाबाद में एक संसदीय क्षेत्र में 30 लाख वोटर है। जी जी, कहीं कहीं 44-45 लाख भी वोटर है संतोष जी। इसी को मान लिया जाए कि क्या ये न्याय है? अगर आबादी के अनुसार अगर परिसीमन बढ़ता है, संसदों की सीटें बढ़ती है, तो ये तो स्वागत जोग है। इसमें तो जनगणना होगी तो सबको फायदा होगा, महिला को भी फायदा होगा, हर जाति के फायदा होगा। ऐसा थोड़े है कि किसी एक जाति विशेष, एक धर्म को फायदा होगा। वो तो उत्तर से लेकर दक्षिण हो, चाहे पूरब से लेकर पश्चिम हो, पूरा हिंदुस्तान एक है। देश में एक संविधान चलता है, उसी संविधान के तहत जो भी अगर कोई भी होता परिसीमन, उसी संविधान के तहत होता। ऐसा थोड़े होता कि उत्तर के साथ कुछ, दक्षिण के साथ कुछ। ये तो भेदभाव अपना रहे हैं, हमेशा बांटने की कोशिश की है अपने शासनकाल में। और जब 55 वर्षों तक सत्ता में रहे केंद्र में, तो ये सब जो समस्याएं अभी आ रही, इनको तो खुद पहले हल कर लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कभी देश के प्रति गंभीर नहीं रहे, पॉपुलेशन के प्रति गंभीर नहीं रहे। अब जो अगर कोई जनसंख्या अब अपना कंट्रोल कर रहा है, उस पर इनकी ज्यादा चिंता है। अब ये चले जाते हैं टीक ढोल क्या क्या बोल रहे थे, तो उन सब चीजों पर राजद अपनी कार्यकाल में देखे ना कि उन्होंने क्या किया था बिहार में। राजद ने जितनी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की बात करते रही और उसकी राजनीति करते रही, लेकिन अन्याय किसके साथ हुआ? दशरथ मांझी 26 वर्षों तक उन्होंने एक पत्थर काट करके उन्होंने एक रास्ता बनाया। क्या उनको आप भारत रत्न दिलाने का काम किए? कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को क्या इन्होंने कपटी ठाकुर जी कहा करते थे लालू प्रसाद जी, क्या उनको भारत रत्न दिलाने का काम किया? जो भी किया एनडीए की सरकार ने किया। इसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुलती है। ये तो अपने कृत्यों से या कुकृत्यों से इतने भरे पूरे हुए हैं कि इनके पास कोई मुद्दे भी नहीं है, और बिना मुद्दे के इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं।
गरीबों और दलितों की बात करते हैं। आपके बानी से, आपके दल के नेता से गरीबों दलितों की बात उचित नहीं लगता, कहीं से भी सही नहीं ठहरता। जैन जी 30 सेकंड में रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद रमाकांत जी के पास जा रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। नहीं, चूंकि इन्होंने एक उसमें गलत बयानी की है कि कपटी ठाकुर, ये सच्चाई यह है कि कर्पूरी जी ने अंतिम सांस लालू जी की गोद में ली। और मैं कपटी ठाकुर का प्रसंग आपको बता दूं, 1980 से 85 की विधानसभा के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। कर्पूरी ठाकुर जी चाहते थे शिवनंदन पासवान जी बन जाएं, तो एक लॉटरी लगाई गई और एक ही दल के 2 उम्मीदवार हो गए, तो लॉटरी का उन्होंने सिस्टम निकाला, लेकिन पर्ची में दोनों नाम शिवनंदन पासवान के नाम का ही डाल दिया गया। जाहिर सी बात है शिवनंदन जी जीत गए। दूसरे उम्मीदवार थोड़े तिक्रमी थे, इसलिए कर्पूरी जी चाहते नहीं थे कि वो जीते। तो जो हारे हुए उम्मीदवार थे उन्होंने कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर बुलाना शुरू किया। इस अलग संदर्भ में हम चले गए, उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसका खंडन करता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ कि इस तरह की चीजें। रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूँ, और रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूँ, और वंचितों के हमेशा हक में लालू प्रसाद जी ने भी लड़ाई लड़ी। तेजस्वी जी, मैं जानना चाहता हूँ, क्या दुसदवा कहा जाता है तो दुधिनिया कहा के नहीं चिढ़ाया जाता है? गोरवा कहा जाता है तो गोइनिया कहा के नहीं चिढ़ाया जाता है? कुम्हरा कहा जाता है तो कुम्हरनिया कहा के नहीं चिढ़ाया जाता है? नौवा कहा जाता है तो नौनिया कहा के नहीं चिढ़ाया जाता है? कुर्मी कहा जाता है तो कुर्मिनिया कहा के नहीं चिढ़ाया जाता है? जैसे पुरुषों में जाती है वैसे स्त्रियों में भी आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि होमोजेनस कैटेगरी नहीं है, इसलिए स्त्रियों को भी वही विशेष प्रावधान मिलना चाहिए जो बाकी। और हम पुरुष ठीक। रमाकांत जी, अब सवाल यह है कि जो परिसीमन को लेकर विपक्ष का दर्द है, एक तो उस पर आपकी क्या सोच है, दूसरा क्या जो परिसीमन है वो भौगोलिक स्तर पर तय होगा, सामाजिक स्तर पर तय होगा? अगर जनसंख्या को देखने लगेंगे और जनसंख्या कहां बड़ी है कहां कम हुई है, तो फिर यह भी देखा जाएगा कि जनसंख्या किस समाज की ज्यादा बड़ी है, किस धर्म की ज्यादा बड़ी है। फिर मामला ज्यादा पेचीदा नहीं हो जा रहा है? देखिए, सवाल यह है कि जो भी निर्णायक लोग हैं, अगर पिछले परिसीमन को ही याद कर लें संतोष जी, तो 21 लाख में साउथ में डिवीजन हो रहा था, जबकि बिहार में 31 लाख माना गया था, उसके बाद डिवीजन हो रहा था। अगर ऐसा होता तो 31 और 21 लाख का फर्क करके सीटों का डिवीजन नहीं होता। अब 2011 के अनुसार से जो जनसंख्या होगी उसके हिसाब से भी वो देखा जाएगा कि किस अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, और उस बढ़ोतरी के लिए निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मापदंड तय किया जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा यह तय हो कि किसी राज्य को नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये देश सभी राज्यों के सहयोग से चलाया जा रहा है। ऐसे में कोई भी आदमी दक्षिण और उत्तर करके सत्ता में बहुत दिन तक नहीं रह सकता। इसलिए यह जो शंका है ये हमको लगता है कि निराधार है, क्योंकि हमारे पास उदाहरण है। और हमारे पास तो कुछ दिन पहले आंदोलन जो बिहार में हो रहे थे परिसीमन को लेकर के, अगर उसी जनसंख्या के आधार पर साउथ को लेकर के किया जाता तो उपेंद्र कुशवाहा जी करना था कि 60 सीट तो अभी हो जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा उस परिसीमन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा जो हो गया 21 लाख 31 लाख वो तो है। अब जब नई बात आ रही है तो उसमें जनसंख्या जो भी होगा उसका एक बैलेंस जरूर बनाया जाएगा कि आखिर कैसे उसके जितने लोकसभा चुनाव अभी हैं और जब बढ़ने पर उनका कितना प्रतिशत बढ़ता है, किस स्टेट का कितना प्रतिशत बढ़ता है, ये एक संतुलन जरूर बनाया जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है संतोष जी। ठीक। जैन जी, जब फॉर्मूला अभी तय ही नहीं हुआ है तो फिर आप इतना चिंतित क्यों परिसीमन को लेकर? छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, सबके पास 30 सेकंड होंगे। मैं तो यही जानता हूं कि यह विविधता में एकता का देश है, और जैसा कहा कि सब जगह एक ही विधान चलता है जेडीयू के साथी ने, ऐसा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है लाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक, समान के साथ समान व्यवहार होगा। लेकिन कहीं असमानता है तो वहीं तो विशेष अवसर का सिद्धांत जन्म लेता है, और इसीलिए अलग अलग मापदंड अलग अलग क्षेत्र के लिए अपनाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारी शंका है और वह शंका निर्मूल नहीं है। इनकी तरफ से ही जो अलग अलग तरह का मैकेनिज्म सामने आता है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की बात नहीं तो डीएम के विरोध में नहीं जाता, नहीं तो बाकी पार्टियां विरोध में इसके नहीं जाती। 127 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, वोटर हैं। उस आधार पर अगर एनडीए गवर्नमेंट ने परिसीमन को लागू कर जो संसद की संख्या बढ़ाने की बात हुई है वह स्वागत योग्य कदम है और ऐसा होना चाहिए। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो जनगणना है उसके बाद जो आरक्षण मिलता वो सही है। ठीक, चूंकि मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को एनडीए के जो कार्य हो रहा है उसमें